प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने पिछले कालांश में शब्द ज्ञान की चर्चा की थी, जिसमें शब्द की परिभाषा बताई कि वह क्या होती है कि एक या अनेक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उसके बाद हम चर्चा करते जब आगे बढ़े तो उसमें शब्द ज्ञान के साथ शब्द भेद का वर्गीकरण किया, और शब्द भेद का वर्गीकरण करते हुए हमने देखा कि शब्द जो हिंदी शब्दावली है उसका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे विकास के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आदि आदि। फिर हमने कल विकास के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया, उसमें तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज, विदेशज, संकर, इन शब्दों की चर्चा की। अब हम आज दूसरा वर्गीकरण का जो प्रकार है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की जो व्युत्पत्ति का अर्थ यहाँ पर रचना है, बनावट है, यानी बनावट के आधार पर जो हिंदी शब्दावली है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो उसके बारे में बताया गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ होता है, एक यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। सबसे पहला जो शब्द है रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, अर्थात जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ न निकले, वे रूढ़ कहलाते हैं। यानी किसी शब्द के हम टुकड़े करें उसके वर्णों के आधार पर और दोनों का कोई अर्थ न निकले, तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह मान लिया जाता है कि ये रूढ़ शब्द हैं। जैसे एक शब्द है दाल। अब दाल के हम दो खंड करते हैं, दा और ल। इनका यदि हम पृथक रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। ऐसे कई शब्द हैं हिंदी में, जैसे नाक है, लड़का है, नाम है, चल है, रोटी है, घर है। ऐसे शब्द हैं जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, जिनके टुकड़े करके अर्थ नहीं निकाला जा सकता। उन्हें उनका अर्थ है उसी रूप में ग्रहण किया जाता है जैसे रूप में वो लिखे हुए होते हैं। तो इनका सार्थक खंड नहीं होने से ये रूढ़ शब्द कहलाए। दूसरा जो नाम है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब यही हुआ है कि दो खंडों के योग से बने हुए हैं, अर्थात वे शब्द जिनका खंडानुसार पृथक पृथक अर्थ होता है। जैसे एक शब्द है कार्यालय। अब कार्य के दो टुकड़े करें कार्यालय के, तो कार्यालय यानी कार्य किए जाने का जो स्थल होता है वो कार्यालय कहलाता है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, अब वहाँ पर मंत्री है लेकिन प्रधान है, उसका दोनों का अर्थ हो जाएगा। विद्यार्थी यानी जो विद्या का अभ्यास करता है वह विद्यार्थी कहलाता है। इस तरह से प्रयोगशाला, जो प्रयोग करने की जो स्थान होता है वो प्रयोगशाला कहलाता है। इन शब्दों को यदि हम विभाजित भी कर दें तो उन खंडों के अर्थ वही रहते हैं जो अर्थ वे यौगिक होने पर होते हैं। जैसे पाठशाला, मतलब पाठ का मतलब पढ़ना और शाला का मतलब स्थल, यानी पढ़ने का स्थल। यानी इनके टुकड़े भी करेंगे, जोड़ेंगे भी सही, तो अर्थ में कहीं पर भेद नहीं आएगा। तीसरा जो प्रकार है वो है योग रूढ़। योग रूढ़ से मतलब होता है वे शब्द जिनका निर्माण तो दो शब्दों से हुआ लेकिन वे किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो गए। जैसे जलज। जल का मतलब क्या होता है? पानी, और जय का मतलब जन्म लेना, यानी जो जल में जन्म लेने वाला। लेकिन अब जल में तो कई सारे जंतु जन्म लेते हैं, कई वनस्पति जन्म लेती है, लेकिन जलज जो शब्द है वह कमल के लिए रूढ़ हो गया। ऐसा ही एक उदाहरण देखें आप, पीताम्बर, पीले वस्त्र, लेकिन पीताम्बर कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। गणेश, गणों के जो स्वामी हैं वह गणेश, गणपति के लिए गिरधारी तो कृष्ण के लिए हो गया। लंबोदर गणपति के लिए हो गया। चारपाई एक वस्तु है, चार पैर। अब चार पैर तो कई सारे जानवरों के भी होते हैं, लेकिन चारपाई शब्द एक खाट के लिए स्थायी हो गया। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, कमल के लिए स्थायी हो गया। तो योग रूढ़ शब्द वह हुए जिनका निर्माण तो दो शब्दों के योग से हुआ लेकिन एक शब्द के लिए वह, एक अर्थ के लिए वह रूढ़ हो गए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर यानी रचना और बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हमने तीनों का ही अभी अध्ययन किया।
एक प्रकार होता है शब्दों के वर्गीकरण का रूप परिवर्तन के आधार पर। इसे हम विकारी अविकारी के नाम से भी जानते हैं, यानी विकार के आधार पर भी कहते हैं। विकार का मतलब भी यही होता है, परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन या रूप विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी होते हैं और एक अविकारी होते हैं। विकारी शब्द क्या है कि वे शब्द जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार रूपांतरित हो जाते हैं। विकार का मतलब होता है यहाँ पर परिवर्तन, यानी वे शब्द जो कारक आने पर, लिंग आने पर, वचन आने पर, पुरुष होने पर, काल होने पर, इनके अनुसार रूपांतरित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, नदी, लड़की इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। और जितने भी संज्ञा हुए, सर्वनाम हुए, विशेषण हुए, क्रिया हुई, विकारी शब्द बदलते रहते हैं। जैसे गाय और गायें, अब ये वचन होते ही गायें हो गया, कुत्ता, कुतिया, कुत्ते, ये बदलते रहते हैं। तो ये किससे होते हैं, लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर बदलते रहते हैं। इसी का जो दूसरा रूप है वो है अविकारी शब्द। वे शब्द जो काल, लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के कारण नहीं बदलते, रूपांतरित नहीं होते और सदैव एक जैसे रहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। और अविकारी शब्दों में जैसे क्रिया विशेषण हुआ, संबंध बोधक हुआ, समुच्चय बोधक हुए, ये सारे आते हैं। अब यानी कहने का मतलब कैसे, जैसे तेज एक क्रिया विशेषण शब्द है और हमने कहा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तब भी तेज में कोई बदलाव नहीं आया। घोड़ी तेज दौड़ती है, लिंग परिवर्तन कर दिया, तब भी कोई बदलाव नहीं आया। घोड़े बहुवचन बना दिया और तेज दौड़ता, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये अविकारी कहलाए। तो विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द हुए। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हुए और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक हुए। एक वर्गीकरण होता है अर्थ के आधार पर, यानी शब्द में जो अर्थ होता है उसके आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचक शब्द, एक होता है लक्षक शब्द और होता है व्यंजक शब्द। वाचक शब्द से मतलब यह है कि जो शब्द केवल अपने संकेतित अर्थ ही प्रदान करें उन्हें वाचक कहलाता है। यानी जिस शब्द का अर्थ समाज उसी रूप में ग्रहण करता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता, वो वाचक शब्द कहलाता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक भाषाभाषी समाज द्वारा किसी भाव, विचार, वस्तु, स्थान और व्यक्ति का संकेत एक निहित कर दिया जाता है और जब कोई शब्द उस संकेत का बोध कराता है तो उसे वाचक कह लेते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, पढ़ना, ये शब्द है। अब मोहन मतलब किसी व्यक्ति का नाम है और मोहन उसके लिए स्थापित शब्द है, तो वो वाचक हो गया, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। पुस्तक मतलब पुस्तक है, उसके लिए कोई दूसरा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा सामने वाले के द्वारा। तो ये जो संकेतित अर्थ है इनका अनुसार प्रयोग होता है। और आप जानते हैं कि वाच्यार्थ जब प्रकट होता है तो अभिधा शब्द शक्ति इसी से निकलती है। जैसा अभिधा शब्द शक्ति का गुण होता है वही इन वाचक शब्दों का गुण होता है। लक्षक जो शब्द होते हैं इनमें क्या होता है कि जब किसी शब्द का मुख्यार्थ से संबद्ध कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब उस लक्ष्य को उसको लक्षक कहते हैं। तो वो शब्द को लक्षक कहते हैं और उसके अर्थ को लक्षार्थ कहा जाता है। अर्थ यह है, आशय यह है कि उसका सांकेतिक अर्थ तो कुछ अलग होता है, लेकिन जब लाक्षणिक अर्थ कुछ अलग होता है, जैसे हमने कहा कि मोहन गधा है। अब यहाँ पर गधा जो शब्द है उसका सांकेतिक अर्थ तो डंकी यानी गधा जो एक पशु है, लेकिन यदि हमने उसका लक्षक अर्थ किया तो गधा का आशय यहाँ पर मूर्खता के लिए आया है, तो मूर्खता के अर्थ में लक्षक अर्थ हो गया, तो लक्षार्थ जो हुआ वो मूर्खता हुआ। इस तरह से ये लक्षक शब्द कहलाया। इससे आपकी लक्षणा शब्द शक्ति बनती है। तीसरा इसी में है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द क्या है कि जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षार्थ अथवा मुख्यार्थ के पश्चात किसी चमत्कारपूर्ण अर्थ को ग्रहण किया जाता है, मतलब इसका तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ व्यंजक शब्द संज्ञा होती है। जैसे गंगा में घर है। अब गंगा में घर होने का तो कोई आशय निकलेगा नहीं, तो यहाँ होगा लक्षार्थ तो हो जाएगा गंगा का तट, यानी गंगा के तट पर उनका घर है। लेकिन
यदि इसका और आगे का अर्थ ले मुख्यार्थ के पश्चात, तो यानी कहने का मतलब वहाँ पर जो पानी है, वातावरण है, वो है शीतल और स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, संपन्न जगह है। यानी गंगा में घर का मतलब वहाँ पर सब तरफ से सुखदायी वातावरण है, इसका अर्थ ही निकलेगा। ऐसा ही एक उदाहरण है, जैसे संध्या हो गई। अब यहाँ पर किसी के लिए तो वह खेलने का समय है, किसी के लिए भोजन का समय है, किसी के लिए भ्रमण का समय है, तो यानी मुख्यार्थ बाधा के ही प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर संध्या शब्द में क्या हो गए? व्यंजक। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर जो शब्द हुए वाचक, लक्षक और व्यंजक। एक प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे संज्ञा हुए, सर्वनाम हुए, क्रिया हुई, विशेषण हुए, क्रिया विशेषण हुए, अव्यय हुए, ये इस तरह के हो गए। और इसी के अलावा अन्य जो प्रकार है, जैसे पर्यायवाची, युग्म, विलोम, अनेकार्थक, वाक्य स्थापन, ध्वनिमूलक, संकेतात्मक इत्यादि, ये सारे जो शब्द हैं उस तरह से आते हैं। तो आज हमने ये देखा कि किस तरह से शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है, और शब्दों के वर्गीकरण के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम संपूर्ण रूप से किसके आधार पर शब्दों को ढंग से पढ़ सकते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्द जो है उसमें लगभग सारे शब्दों का समाहार हो जाता है। उसके अतिरिक्त जो अन्य शब्दावली है, जैसे पर्यायवाची, युग्म, विलोम, ये भी शब्द के रूप हैं, इनको भी हमें अलग से देखना होगा। आज हम बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।